वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एपिसोड 5 की सारी हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और बुक रेफरेंसेस के बारे में, जो शायद आपसे मिस हो गए हों। तो बिना किसी देरी के चलिए इस एपिसोड को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ट्रायल ऑफ 7 तक, यानी असली घमासान, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का मोमेंट। नंबर 1, ट्रायल ऑफ 7 का जो एक्चुअल बैटल था वो ऑनेस्टली बहुत ही ब्रूटल था। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने फ्लैशबैक्स को किस तरह इंटीग्रेट किया। जब डंक नॉकआउट होता है और फिर होश में आता है तो वो वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है। और इस एपिसोड का सबसे बड़ा मोमेंट, बेलॉर ब्रेक्सपियर की डेथ। ये कैरेक्टर इस सीजन का नेड स्टार्क मोमेंट है। वो बंदा जिसके बारे में आप सोचते हो कि ये नहीं मरेगा, लेकिन एंड में अपने ही भाई मेकार के हाथों एक्सीडेंटली मर जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका हेलमेट प्रॉपर फिट नहीं था। क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि यहां उसे एक बैटल में पार्टिसिपेट करना होगा, तो वो अपना हेलमेट और आर्मर नहीं लाया होता है, और इसी वजह से वो मेस स्ट्राइक से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। एपिसोड का टाइटल इन द नेम ऑफ द मदर, ये डायरेक्ट रेफरेंस है सर एरलन के उस फ्लैशबैक मोमेंट से, जब वो यंग डंक को बचाते हुए मदर का नाम लेते हैं। ये एक्चुअली नाइटहुड ओथ का पार्ट होता है। इन द नेम ऑफ द वॉरियर बी ब्रेव, इन द नेम ऑफ द फादर बी जस्ट, इन द नेम ऑफ द मदर प्रोटेक्ट द इनोसेंट, इन द नेम ऑफ द मेड प्रोटेक्ट ऑल विमेन। और यहां सर एरलन एक इनोसेंट बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बैटल से पहले जो स्ट्रैटेजी वाला सीन है वो विजुअली ऐसे फ्रेम किया गया है जैसे 7 गॉड्स की इमेजरी हो, और बेलॉर क्लियरली स्ट्रैटेजी मास्टर है। उसे पता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स कैसे जीते जाते हैं। उसका गोल सिंपल है, किसी को मारना नहीं, बस सरवाइव करना, और एंड गोल एरियन को सबमिट करवाना। डंक का प्लान क्या? सिर्फ जिंदा रहना। नंबर 2, इसी बीच लायन की ये लाइन के बेलॉर सबसे पसंदीदा बेटा है। ऐसा लगता है जैसे वो बस टारगेरियनों का मजाक उड़ाने का कोई मौका ढूंढ रहा हो, जैसे सच में वो टारगेरियनों का फैन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस लाइन के पीछे एक और लेयर छिपी हुई है। ये भी इंप्लाई करती है कि मेकार बहुत ही अग्रेसिव और विशेष तरीके से लड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ये फीलिंग रही है कि वो परिवार का वो बेटा है जिसकी किसी को परवाह नहीं है। और ऑनेस्टली ये बात कुछ हद तक सही भी है। हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा है कि लोग उसके भाई बेलॉर से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और मेकार इस चीज से मेंटली टायर्ड हो चुका है। जैसे हर दिन कोई कह रहा हो, ओ तुम फिर से मेरे भाई की तारीफ कर रहे हो, ग्रेट, एक और दिन ऐसा ही। उसकी पूरी जिंदगी कुछ ऐसी ही रही है। सब लोग बेलॉर को प्यार करते हैं और मेकार को कोई खास नोटिस ही नहीं करता। यहां तक कि जब वे टूर्नामेंट में आते हैं और उनकी एंट्री अनाउंस की जाती है तो अनाउंसर पहले बेलॉर का नाम लेता है, फिर उसे याद आता है, ओ हाँ और तुम भी हो मेकार। अब यही लाइन आगे आने वाले सीन को फोरशैडो भी करती है, जहां मेकार गलती से बेलॉर को मार देता है, और यह पूरी तरह एक्सीडेंट होता है। मेकार का कोई इरादा नहीं था अपने भाई को हर्ट करने का। असल में प्रॉब्लम सिर्फ हेलमेट की थी। जो बेलॉर ने पहना हुआ था वो उसके बेटे का हेलमेट था, और वो उसके सिर के साइज के हिसाब से सही फिट नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो उस वार से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर वो अपना ओरिजिनल आर्मर पहनता, जो वो टूर्नामेंट में लेकर ही नहीं आया था क्योंकि वो ओरिजिनली कंपीट करने वाला ही नहीं था, तो वो पूरी तरह सेफ रहता। मेकार ने इस बात को कंसिडर ही नहीं किया, और जब उसने स्ट्राइक किया तो उसका इरादा सिर्फ उसे नॉकआउट करना था, परमानेंट डैमेज देना नहीं था। लेकिन हेलमेट ने प्रोटेक्शन नहीं दी, और उस एक ब्लो ने उसके स्कल के पीछे का हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बीच एक इमोशनल मोमेंट भी आता है, जहां डंक एग को बताता है कि अब सब ठीक है, और वही पुराना मजाक रिपीट करता है कि अगर तुमने मुझे लूट लिया तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो सरवाइव करता है तो वो एग को अपना स्क्वायर बने रहने देगा। जब सेप्टन इस ट्रायल को ब्लेस करता है तो इसका रीजन ये है कि ट्रायल ऑफ 7 फेथ ऑफ द 7 की ट्रेडिशंस पर बेस्ड है। असल में एंडल्स ही थे जिन्होंने वेस्टरोस में नाइटहुड इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट मैन के समय पर नाइट्स नहीं होते थे, लेकिन ट्रायल बाय कॉम्बैट का सिंपल वर्जन, मैन वर्सेस मैन, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। और जिस तरह ओपनिंग अटैक शूट किया गया है वो बहुत ही शानदार है। एरियन सीधे डंक के पेट में मारता है, क्योंकि डंक जाउस्टिंग में एक्सपर्ट नहीं है। फिर वो उसे मेज से घोड़े से गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है, और उसी मोमेंट को यूज करके हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां डंक अपना चाइल्डहुड याद करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुक्स में भी डंक ट्रायल के दौरान अपने चाइल्डहुड को याद करता है, तो ये एडेप्टेशन इस हिस्से में काफी क्लोज है सोर्स मटेरियल के। नंबर 3,
फ्लैशबैक में हम देखते हैं ब्लैक फायर रिबेलियन के बाद का आफ्टरमाथ, किंग्स लैंडिंग के आसपास, और बहुत लोग मानते हैं कि ये एक्चुअली रेड ग्रास फील्ड है। रेड ग्रास फील्ड वही बैटल था जो ब्लैक फायर रिबेलियन का फाइनल बिग बैटल था, और ये किंग्स लैंडिंग के बिल्कुल पास लड़ा गया था। और यही वो बैटल है जहां बेलोर और मेकार को उनके निकनेम्स मिले थे, हैमर और एनविल, क्योंकि दोनों ने इस बैटल में हीरो की तरह फाइट किया था। इस पूरे एपिसोड में हमें ब्लैक फायर रिबेलियन के कई रेफरेंसेस मिलते हैं, और इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि डंक बैटलफील्ड पर स्कैवेंजिंग कर रहा है। जो भी चीज बेचने लायक हो, आर्मर के पीसेस, घोड़े, हॉर्स शूज, लिटरली जो भी मिल जाए। अगर आप ध्यान से बैकग्राउंड देखो तो रेड बैनर लैनिस्टर का है और ग्रीन बैनर टायरेल का है। डंक जिस नाइट से सामान निकाल रहा होता है वो अचानक कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है, और डंक उस पर दया करते हुए उसे सफोकेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह क्रश्ड हो चुका होता है। जैसे अगर वो जिंदा भी रहता तो उसकी लाइफ नहीं होती, क्योंकि वेस्टेरोस में मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड है। नंबर 5। अब इसके बाद हम मिलते हैं रेथ से, जो असल में किताबों में डंक की बचपन की दोस्त है, जिसके साथ वो फ्ली बॉटम में बड़ा हुआ था। रेथ का जो माइंडसेट है वो सीधा साधा और प्रैक्टिकल है। वो सोचती है कि अगर ये हाई बॉर्न आदमी जिंदा बच गया तो हम उसे रैंसम पर बेच सकते हैं और उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही डार्क आयरनी है। वो दोनों मिलकर भी उस आदमी को उसके घोड़े के नीचे से निकाल नहीं पाते। वो घोड़े को हिला तक नहीं पाते हैं, और जब वो उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो लगभग उसे बीच से फाड़ ही देते हैं, और वहीं पर उस आदमी का अंत हो जाता है। फिर वो उसके लिए एक छोटी सी डेथ प्रेयर बोलने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रेयर आती नहीं है। फिर वो उसके दांतों में लगे कॉपर फिलिंग्स निकालने की बात करते हैं, क्योंकि वो भी बेचने लायक हैं और कुछ पैसे दिला सकते हैं। जब वो दोनों किंग्स लैंडिंग वापस जाते हैं तो हम देखते हैं एक आदमी जिसके सिजिल में कप का निशान है। वो उस डेड बॉडी को घोड़े पर लेकर जा रहा होता है ताकि उसे उसके घर पर दफनाया जा सके, और ये इस बात का क्लियर संकेत है कि वो एक हाई बॉर्न व्यक्ति था, क्योंकि अगर वो लो बॉर्न होता तो उसकी बॉडी वहीं बैटलफील्ड पर सड़ने के लिए छोड़ दी जाती। लेकिन अगर आप किसी बड़े घराने से आते हो तो आपका शरीर आपके परिवार के पास सम्मान के साथ बरियल के लिए वापस भेजा जाता है। नंबर 5। फिर वो वापस फ्ली बॉटम जाते हैं, और सब लोग अभी भी रेड ग्रास फील्ड की लड़ाई के घावों से उबर रहे होते हैं, जैसे वो लड़ाई अभी अभी खत्म हुई हो। एक गोल्ड क्लॉक जिसका नाम एलिस्टेयर है उनसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है। फिर कुछ रैंडम लोग उनका पैसा चुरा लेते हैं और रेथ उसका बूज बैग भी चुरा लेती है। फिर वो लोग रेड ग्रास फील्ड से लूटे हुए सामान को बेचकर कुछ कॉइन्स कमा लेते हैं, और दुकानदार बताता है कि वहां इतने ज्यादा लोग मरे थे कि आने वाले कई सालों तक लोग उस बैटलफील्ड से चीजें उठाते रहेंगे, यानी अभी भी वहां बहुत कुछ पड़ा हुआ है। वो फिर से डेमन ब्लैक फायर का रेफरेंस देता है और डंक से कहता है कि ब्लैक फायर वाला सिजिल हटा दे, क्योंकि अब वो रेल्म में पर्सोना नॉन ग्रेटा हो चुके हैं, यानी कोई भी उनसे जुड़ना नहीं चाहता। फिर रिवील होता है कि वो दोनों और रेथ फ्लोरबोर्ड्स के नीचे सोते हैं। इतने गरीब है वो, और वो जगह लगभग एक सेल जैसी लगती है, और रेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किंग्स लैंडिंग छोड़कर एसोस चला जाए, यानी फ्री सिटीज में, जहां ब्लैक फायर रिबेलियन के बचे हुए लोग अग्योर रिवर्स के साथ भाग कर गए थे, और वहीं उन्होंने गोल्डन कंपनी बनाई थी। लेकिन डंक अपनी करंट लाइफ छोड़ने के आइडिया से डरने लगता है। यहां उसकी मां का भी कई बार जिक्र आता है। उसे लगता है कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शायद वो वापस आएगी, या शायद वो मर चुकी है। लेकिन ऑनेस्टली उसकी लाइफ जितनी बुरी दिखाई गई है, उससे यही लगता है कि उसकी मां सच में उसे छोड़कर चली गई थी और अब कभी वापस नहीं आएगी। जॉर्ज आर मार्टिन ने भी उसके बारे में बहुत कम लिखा है। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि उसके पिता कौन थे, और बुक्स में भी डंक कभी नहीं जान पाता कि उसका पिता कौन था। हमें सिर्फ इतना पता है कि उसकी मां एक ब्रॉथल में काम करती थी, तो बहुत संभव है कि उसका पिता बस वही कोई आदमी था जिसने एक रात के लिए उसकी मां को पैसे दिए थे। अब एक मोमेंट आता है जहां डंक और रेथ एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन सच कहें तो उनकी आवाज में वो फीलिंग नहीं होती, जैसे वो खुद भी जानते हो कि ये लव उतना गहरा नहीं है। मुझे तुमसे थोड़ा सा प्यार है, मुझे भी तुमसे थोड़ा सा प्यार है। लेकिन इस सीन का असली मैसेज कुछ और है। रेथ डंक से कहती है, बाहर जाओ और अपना एक फैमिली बनाओ, और यही लाइन डंक के प्रेजेंट डे आर्क से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, जहां वो खुद को सर एरलिन के रास्ते पर चलते हुए अपने लिए एक बेहतर लाइफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब प्रेजेंट में वो खुद को एक नाइट के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता है, और जब वो दोनों फ्री सिटीज जाने के लिए शिप पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पैसे पूरे ना होने की वजह से उनका शिप का प्लान फेल हो जाता है, और उसी समय गोल्ड क्लॉक्स का एलिस्टेयर उन्हें पकड़ लेता है।
क्योंकि वो रेथ द्वारा लूटे जाने का बदला लेना चाहता है। और एक डिटेल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका एक हाथ नहीं है, जो हमें जेमी लैनिस्टर की याद दिलाती है। हालांकि जेमी गोल्ड क्लॉक नहीं था, लेकिन वो गोल्ड आर्मर पहनता था, यानी एक सिंबॉलिक गोल्ड टू गोल्ड कनेक्शन दिखाया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रेजेंट टाइमलाइन में किंग्स गार्ड का आर्मर व्हाइट से गोल्ड इसलिए दिखाया गया था क्योंकि लैनिस्टर्स ने क्राउन पर कंट्रोल ले लिया था और उनका गोल्ड प्योर व्हाइट क्लोक्स की प्योरिटी को करप्ट कर चुका था। अब इस इंसिडेंट के बाद डंक खुद को रेत की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और वो डिसाइड करता है कि वो सर एरलन को ढूंढेगा और उनके साथ जाएगा ताकि फ्ली बॉटम से दूर एक बेहतर लाइफ जी सके। इसके बाद हमें एक स्लो मोन्टाज मिलता है, लगभग एक हफ्ते का, जहां डंक लगातार सर एरलन का पीछा कर रहा होता है और ऐसा लगता है कि सर एरलन को पहले से पता था कि डंक उनका पीछा कर रहा है। वो बस वेट कर रहे थे कि डंक खुद उनके पास आए। हम उनके 3 घोड़े भी देखते हैं, चेस्टनट, स्वीटफुट और थंडर, जो इस समय बहुत यंग है। पहली रात डंक एक पल के लिए सोचता है कि वो सर आर्लिन को लूट ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और बस उनका पीछा करता रहता है कई दिनों तक, जब तक कि सर आर्लिन खुद उसे नोटिस नहीं कर लेते और उसकी डेडिकेशन देखकर सर आर्लिन उसे अपने साथ ले लेते हैं। ठीक है किड, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। हर रात जब डंक थककर गिरने की हालत में होता है, हमें सर आर्लिन की आवाज सुनाई देती है, जो डोथराकी में कुछ बोल रहे होते हैं, जैसे वो अपने पुराने बैटल्स को याद कर रहे हों। लेकिन सच्चाई ये है कि सर आर्लिन शुरू से जानते थे कि डंक उनका पीछा कर रहा है। नंबर 8। अब हम वापस प्रेजेंट डे में आते हैं, जहां डंक ट्रायल ऑफ 7 के बीच में होश में वापस आता है और ये मोमेंट मिरर करता है एग के उस सीन को जहां वो चिल्लाता है, उठो उठो उठो। डंक और एरियन की फाइट के दौरान पूरे बैटलफील्ड में केओस होता है, लेकिन कैमरा फोकस्ड रहता है सिर्फ इन दोनों पर। फाइट के पहले हिस्से में एरियन के पास क्लियर एडवांटेज है क्योंकि वो ट्रेंड है और जाउस्टिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन डंक की सबसे बड़ी ताकत है उसका साइज, उसकी स्ट्रेंथ और फ्ली बॉटम में जीने का एक्सपीरियंस। और जब फाइट एक रॉ ब्रॉल में बदल जाती है तो एरियन कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसे ऐसी लड़ाइयों की आदत नहीं है। एरियन कई बार डंक को स्वॉर्ड से हिट करता है। डंक लिटरली कबाब बन जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब डंक ऑलमोस्ट एरियन को 2 टुकड़ों में काट देता है और पीछे से मेकर चिल्लाता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा। फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जहां साउंड ड्रॉप हो जाता है और सिर्फ एग की फेंट आवाज सुनाई देती है और हमें लगता है कि शायद डंक मर जाएगा, लेकिन फिर वो उठ खड़ा होता है और वही बन जाता है गेट अप डंक मोमेंट और क्राउड अब एरियन नहीं डंक के लिए चेयर करती है। नंबर 9। जब ये पूरी लड़ाई अपने पीक पर चल रही होती है, उसी दौरान बैकग्राउंड में एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मेकर अपनी मेज से बेलर के सिर के पीछे वार करता है। वो वार सीधे उसके हेलमेट पर लगता है और वही ब्लो उसके स्कल को क्रैक कर देता है, जो आगे चलकर उसकी मौत का कारण बनता है। और जिस तरह से इस पूरे सीन को शूट किया गया है वो बहुत डेलिबरेट है, जैसे क्रिएटर्स जानबूझकर उस मोमेंट को फ्रेम में हाईलाइट कर रहे हों ताकि ऑडियंस समझ सके कि ये आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद डंक एरियन को फोर्स करता है कि वो लाउड और क्लियरली सबमिट करे ताकि ट्रायल ऑफिशियली रोका जा सके। इस मोमेंट तक बेलर की डेथ से पहले जो एक कंफर्म डेथ है वो है हम्फ्री हार्डिंग की और बीसवेरी की। यानी इस बार का ट्रायल ऑफ 7 इतना ब्लड बाथ नहीं था जितना हिस्टोरिकली हुआ करता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब वेस्टरोस में ट्रायल ऑफ 7 हुआ था वो 100 साल से भी पहले हुआ था, जब मेगोर को वॉरियर सन्स ने चैलेंज किया था और उस टाइम पर लगभग हर कोई मर गया था, सिर्फ मेगोर ही जिंदा बचा था। तो नॉर्मली जब भी ट्रायल ऑफ 7 होता है तो ज्यादातर फाइटर्स की जान चली जाती है। नंबर 10। अब इसके बाद जो सीन आता है जहां लड़ाई खत्म होने के तुरंत बाद बेलर डंक से बात करता है, वो ऑनेस्टली अडेप्टेशन के हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। और उसी मोमेंट में डंक बेलर के प्रति अपनी लॉयल्टी की प्लेज करता है, ये सोचते हुए कि अब आगे चलकर वो बेलर के हाउस का नाइट बनने वाला है। और ये पूरा सीन लिटरली बुक से उठाकर स्क्रीन पर डाल दिया गया है, एकदम पेज टू स्क्रीन अडेप्टेशन। और फिर आता है वो शॉकिंग मोमेंट जब बेलर का हेलमेट हटाया जाता है और रिवील होता है कि उसके सिर के पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्रश्ड हो चुका है। वो मेस स्ट्राइक इतना पावरफुल था कि उसने उसके ब्रेन को डैमेज कर दिया। तो इसलिए बेलर ब्रेक्सपियर को श्रद्धांजलि, क्योंकि वो सच में एक अमेजिंग किंग बन सकता था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात,
बेलर की डेथ एक्चुअली एक प्रोफेसी पे ऑफ है। किंग डेरॉन का जो ड्रैगन ड्रीम था, जिसमें उसने देखा था कि एक डेड ड्रैगन डंक के ऊपर गिरा हुआ है, उस ड्रीम में ड्रैगन मरता है लेकिन डंक बच जाता है और इस मोमेंट में वो ड्रैगन एक्चुअली बेलर ही था। अब लीनिएज की बात करें तो किंग डेरॉन 2 के 4 बेटे थे, लेकिन बेलर सबसे बड़ा था और वही क्राउन प्रिंस था। अब उसकी डेथ के बाद लॉ के अनुसार क्राउन उसके बेटे वल्लार को जाता है, जिसका आर्मर वो अभी पहने हुए था। तो इस समय के लिए वल्लार ही एयर प्रिजम्पटिव बन जाता है और मेकार और उसके बेटे जैसे एरियन, एग यानी एगॉन और एमन, जो आगे चलकर मेस्टर एमन बनता है, ये सभी लाइन ऑफ सक्सेशन में काफी नीचे आते हैं। और डेरॉन दूसरा बेटा, वो भी इस फाइट में दिखता है। कुछ शॉट्स में वो आर्मर में दिखाई देता है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद पूरे रॉयल फैमिली के डायनामिक्स बदलने वाले हैं और ये सब चीजें हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगी। एपिसोड 6, जी हाँ, सीजन फिनाले। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि शाही उत्तराधिकारी की मौत हो गई, लेकिन क्योंकि ये मेकार के हाथों हुआ, जो खुद भी रॉयल फैमिली का एक बहुत पावरफुल मेंबर है, इसलिए लीगली उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। कानून की नज़र में वो टेक्निकली सेफ है, उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरा रियाल्म इसे इस नज़र से नहीं देखता। लोगों की नज़र में ये एक बहुत बड़ा बैड ओमन है पूरे टारगेरियंस परिवार के लिए, और मेकार के लिए ये घटना एक बोझ बन जाती है, जैसे एक चेन उसके गले में लटक गई हो, जो उसे पूरी जिंदगी फॉलो करती रहती है। अब लोग उसे एक नाम से बुलाते हैं, किन स्लेयर, और फेथ ऑफ द 7 की नज़र में ये सबसे बड़े पापों में से एक है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बहुत सारे भयानक क्राइम्स हैं, लेकिन अपने ही खून का कत्ल करना उनमें सबसे ऊपर माना जाता है। और यहाँ तो उसने वेस्टरोस के अगले राजा को मार दिया। बुक्स में भी इसका रेफरेंस मिलता है। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के नॉवल अ फीस्ट फॉर क्रोज में, जहां एक बूढ़ा मेस्टर एमन वॉल पर बैठकर अपने पिता मेकार को याद करता है और वो कहता है कि जब आखिरकार मेकार को मजबूरी में क्राउन पहनकर किंग बनना पड़ा, तो वो एक्चुअली अपने बड़े भाई को एशफोर्ड के टूर्नामेंट में मारने की सजा थी। लेकिन इस टाइमलाइन में अभी मेकार लाइन ऑफ सक्सेशन में काफी नीचे है, तो वो अभी किंग बनने के बारे में सोच भी नहीं रहा। इस समय वल्लार ही एयर है और सभी को लगता है कि डेरॉन 2 के बाद वही किंग बनेगा, और डेरॉन 2 अभी भी जिंदा है। हालांकि इस सीजन में हमने उसे स्क्रीन पर नहीं देखा, लेकिन उसका रेफरेंस बार बार आता है। अब आगे क्या होगा? पॉलिटिकल फॉलआउट, फैमिली रिएक्शन, सक्सेशन क्राइसिस, ये सब हमें देखने को मिलेगा एपिसोड 6 सीजन फिनाले में। और याद रखो, अगला एपिसोड ही सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। अभी सीजन 2 की शूटिंग चल रही है, जो अगले साल रिलीज होगा, और प्लान ये है कि नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का हर नया सीजन हर साल रिलीज किया जाए। फिलहाल शो को सीजन 3 तक रिन्यू किया गया है, लेकिन चांसेस हैं कि ये 4 या 5 सीजन्स तक जाएगा। अपने सारे रिएक्शंस नीचे कमेंट्स में लिखो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल नया है एंड आई नीड योर सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।